हेलो एवरीवन, आज अपन करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पूरा रिवीजन इन वन शॉट। मैं पहले ही बता दूं, ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो पहली बार इस चैप्टर को देख रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो थोड़ा बहुत जानते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं और रिवीजन करना चाहते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स को एक जगह मैप करना चाहते हैं। तो उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत अच्छी तरीके से करेंगे पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देखो भैया है क्या। अपन को मालूम है कि भैया अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिसिटी आपस में लिंक्ड है ना। 200 साल से अपन ये जानते हैं, है ना। आपका क्या नाम था, क्रिश्चियन, क्या नाम था, हैंस क्रिश्चियन ऑर्सिड। उन्होंने रिलेशन फाइंड आउट किया था मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में कि भैया मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करा के आप क्या कर सकते हो, सॉरी करंट को फ्लो करा के किसी भी वायर में उसके चारों साइड मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर सकते हो। तो बोला गया कि क्या ऐसा उल्टा भी पॉसिबल है। अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन सकती है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी बन सकता है। तो वो उसका आंसर दिया किसने, फेराडे ने। फेराडे ने प्रूव किया कि भैया अगर अपन मोशन करेंगे, रिलेटिव मोशन मैग्नेट का और कॉइल का, तो करंट को प्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, सवाल उठा कि अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन सकती है तो मैग्नेटिक फील्ड से भी तो करंट बन सकता है। तो उसका जवाब दिया फेराडे ने। फेराडे ने 3 एक्सपेरिमेंट किए, मैं एकदम आपको शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि इसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है ना। क्या देखा इसने कि एक कॉइल के पास अगर एक मैग्नेट को पास लाए या दूर लेके गए तो यहां पर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट किया। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट को डिटेक्ट करता है। अगर थोड़ा सा भी करंट वायर में आएगा तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करता है इधर या उधर। तो क्या देखा गया, मैग्नेट को जब पास लाए तो अलग डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट किया, मैग्नेट को दूर लेके गया तो अलग डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट किया, लेकिन किया। इसका मतलब करंट प्रोड्यूस हुआ। देखो ये लूप में कोई भी सोर्स है इलेक्ट्रिक का नहीं, तो कहां से करंट आया, भैया ये मैग्नेटिक फील्ड के चेंज के कारण यहां पर करंट आया। दूसरे में क्या किया कि भैया ये देखो ये कॉइल है, इसमें कोई करंट का सोर्स है नहीं, इसमें करंट का सोर्स है। तो अब ये खुद जिसके अंदर करंट का सोर्स है तो खुद मैग्नेट के जैसे एक्ट करेगा। सोलोनॉइड, इसके कारण इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, म्यू नॉट एन आई, पिछले चैप्टर में पढ़े थे, है ना। तो अब इसको फिर पास लेके आया तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, तो यहां पर फिर करंट इंड्यूस हुआ। बात समझ में आई। फिर क्या किया गया कि भैया चलो ठीक है, दोनों वायर को किसी को भी मूव नहीं किया, दोनों अपनी अपनी जगह है, बस यहां पर करंट चेंज किया गया। ये वेरिएबल वोल्टेज लगाया तो करंट चेंज किया गया, करंट चेंज हुआ तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो भी करंट इंड्यूस हुआ यहां पर। तो अपन को पता चला, इस पूरे एक्सपेरिमेंट को, तीनों एक्सपेरिमेंट को जब अच्छे से देखा, गौर किया, इसका कंक्लूजन निकाला, तो मुद्दे की बात क्या पता चली कि किसी भी लूप में अगर उसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी या जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही है वो चेंज होगी तो उस लूप में करंट इंड्यूस होगा। बात समझ में आई। बात समझ में आई। किसी भी लूप में अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी तो करंट इंड्यूस नहीं होगा। जब अपन ने इस मैग्नेट को यहां पास में लाके छोड़ दिया तो कोई करंट नहीं दिखा रहा था, एकदम बीचों बीच था ये। समझ में आया। तो अपन को ये पता चल गया मैग्नेटिक फील्ड से करंट इंड्यूस नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज से। बात समझ में आई। और इसी फिनोमिना को अपन ने क्या बोला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन मतलब पैदा हुआ, करंट पैदा हुआ मैग्नेटिक के इफेक्ट से, मैग्नेट के यूज से। तो द फिनोमिना इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड, देखो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुआ बाय वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करा के जो आप करंट को जनरेट करा रहे हो, इसी फिनोमिना को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, फेराडे ने। इसके बाद फेराडे का एक लॉ भी दिया उसने, है ना। फेराडे के एक्सपेरिमेंट के क्या क्या पता चला, वही मैंने आपको बताया। क्या पता चला कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा होगा ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज हो सकता है, अब एक बात बताओ। एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड नहीं, एक्चुअल में अपन एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं यहां पर नापने के लिए, मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, मैंने बताया था ना, अगर एक बाल्टी है तो उसमें पानी कितना ज्यादा जाएगा, जितनी ज्यादा तेज बारिश होगी उतना ज्यादा पानी जाएगा, प्लस दूसरा जितना बड़ा कटोरा लेके आऊंगा मैं उतना ज्यादा। तो एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता था, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है उसके ऊपर। सेम वैसे ही यहां पर, डिट्टो वैसे ही यहां पर अपन ने डिफाइन किया है मैग्नेटिक फील्ड। क्या डिफाइन किया है, मैग्नेटिक फील्ड बोलो, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या डिफाइन किया है, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। अब इसको देखो ऐसे समझ सकते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे समझे थे कि एक लूप से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, वैसे यहां पर आप समझ सकते हो कि किसी पर्टिकुलर एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, उसको अपन बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। बात समझ में आई। तो खुद बताओ, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा तो ज्यादा लाइंस जाएंगी, पास पास होंगी तो, प्लस दूसरा एरिया जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा जाएंगी। ठीक है, तो वही बातें यहां लिखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा होगा उतना, या एरिया जितना ज्यादा होगा उतना। तो इन दोनों को मिला के अपन ने एक टर्म डिफाइन किया, मैग्नेटिक फ्लक्स।
क्या डिफाइन किया? मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, देखो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं तो अभी यहां पर चालू है अपना चैप्टर, है ना, यहां से चालू हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स से। इससे पहले तो क्या, और चैप्टर बहुत छोटा है क्योंकि मैंने इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। आपके एनसीईआरटी के इस चैप्टर को 2 पार्ट में, इंडक्शन का अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, इंडक्शन इन वन शॉट, वो आपका इसी के साथ का ही चैप्टर है एनसीईआरटी में, बट अपन अलग से पढ़ेंगे, वो भी छोटा सा टॉपिक है, उसको भी अपन अलग से करेंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स अपन ने क्या डिफाइन किया? इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएस, किसी भी एरिया पे, है ना, मैग्नेटिक फील्ड जो है इनटू एरिया, क्लोज लूप में अपन उसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, या फिर अपन डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट को क्या लिखते हैं? बी ए कॉस थीटा। तो अगर एरिया चेंज करोगे तब भी फ्लक्स चेंज होगा, है ना। मान लो जैसे ये है, यहां पर कटोरा मैं ऐसे रखूं जिसका ओपन पार्ट ये है, तो यहां पर अभी और बारिश ऐसे हो रही है, तो इसमें जाएगा अंदर पानी? ऐसे रख दूंगा तो जाएगा नहीं। तो एरिया के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है ना, और थीटा के ऊपर भी, एंगल के ऊपर भी, कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है। तो क्या रिलेशन आया जो याद रखना है? पहला चैप्टर, पहला फॉर्मूला, इस पूरे चैप्टर का फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अब आप इसको कैसे समझ सकते हो कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस, किसी भी एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही हैं, ये बताता है मैग्नेटिक फ्लक्स। ऐसा यूनिट क्या है? वेबर। ऐसा यूनिट क्या है? वेबर। ये टेस्ला मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट क्या है? टेस्ला। एक और यूनिट क्या है? गॉस, लेकिन वो ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट क्या है? टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड की। इनटू एरिया, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर, या टेस्ला मीटर स्क्वायर को क्या नाम दे दिया? क्या नाम दे दिया? मैग्नेटिक फ्लक्स की ऐसा यूनिट क्या है? क्या है? ठीक है क्या? और ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा कैसा मिलता है? स्केलर क्वांटिटी। आगे बढ़े, अब फैराडे ने क्या लॉ दिया कि भैया जिस रेट से फ्लक्स चेंज होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, व्हाट इज ईएमएफ? ये मैं पढ़ाया था, करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताया था, है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन ये फोर्स नहीं है, नाम पे फोर्स आ रहा है, इसका मतलब नहीं कि वो फोर्स है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पोटेंशियल डिफरेंस है, बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस, 1.5 वोल्ट की बैटरी आप बोलते हो ना, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अगर कहीं पर भी, अगर एक लूप है, अब अपन बोलते हैं करंट इंड्यूस हुआ, भाई साहब एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होता है, और अगर सर्किट होगी तो करंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ रहे हो? अब मान लो खाली ये एक वायर है, इसको मैं मैग्नेटिक फील्ड में मूव करूंगा, तो इसमें करंट थोड़ी इंड्यूस होगा, करंट के तो पूरा सर्किट होना चाहिए ना, तब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा यहां पर और यहां पर, कि अगर आप इन दोनों में से वायर कनेक्ट करोगे तो करंट फ्लो करेगा। बात समझ में आई? तो अपन बोल देते हैं कि करंट इंड्यूस हुआ, लेकिन एक्चुअल में क्या इंड्यूस हो रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या इंड्यूस हो रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आपका इंड्यूस हो रहा है वो कितना होगा? माइनस टाइम्स डी फाई बाई डी टी। अभी माइनस क्या बताता है? ये लेंस लॉ में पढ़ेंगे, है ना। अभी फैराडेज लॉ है, ये किसका लॉ है? फैराडे। फैराडे ने बताया कि भैया अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है या फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट होगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट होगा? डी फाई बाई डी टी। माइनस साइन अपन को जरूरत नहीं रहता यहां पर, माइनस साइन क्या बता रहा है वो अपन अभी देखेंगे। इज दैट क्लियर? चमक रहा है? ठीक है, तो बहुत इजी, छोटा सा टॉपिक है, चालू होते ही खत्म हो जाता है, अभी 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, है ना। चलो, तो अपन ने क्या बोला? ईएमएफ प्रोड्यूस इन एनी कॉइल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। इसी को वर्ड्स में मैंने लिख दिया है। अब देखो, अगर ये फ्लक्स अगर आप एक लूप का निकाल रहे हो और मान लो n नंबर ऑफ लूप्स हैं, तो अपन क्या कर देंगे? इनटू n। अगर आप डी फाई बाई डी टी क्या निकाल रहे हो? एक लूप में कि फ्लक्स किस रेट से चेंज हो रहा है, तो अपन क्या कर देंगे? इनटू n। अगर एक लूप में अगर मान लो 1 वोल्ट जनरेट हुआ तो 10 में कितना होगा? 10 वोल्ट, तो इनटू n, तो टोटल ईएमएफ आ जाएगा। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी के एग्जांपल थे सिंपल सिंपल, है ना। पास ला रहे हैं तो बताओ क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस थे, है ना। यहां पर था कि भैया मैग्नेटिक फील्ड इतना से इतना हो गया इतने देर में, तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड बाई टाइम टेकन। मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया करोगे पहले 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर, तो फ्लक्स का चेंज आ जाएगा, फ्लक्स का चेंज बाई टाइम टेकन, ईएमएफ आ जाएगा, और रेडियस दिया है तो करंट आ जाएगा, है ना। सिंपल सी बात है। फिर और ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन थे कि मैग्नेटिक फील्ड इतना है, इतने टर्न्स हैं, 180 डिग्री घुमा दिया, 180 डिग्री मतलब ऐसे से पूरा ऐसे घुमा दिया 180 डिग्री, है ना। तो अब मान लो पहले अगर उस लूप के हिसाब से देखोगे, अगर पहले मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही थी तो अब बाहर, तो ऐड हो जाएगी, दोनों अपोजिट है ना एक दूसरे के। अरे फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया तो वेक्टर क्वांटिटी है। जब दोनों साइड अगर सेम डायरेक्शन में है, पॉजिटिव तो अपोजिट डायरेक्शन वाले नेगेटिव, और माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा ना।
तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो अपन ने पूरे फुल लेक्चर्स में किए हैं। वन शॉर्ट वीडियो चल रहा है रिवीजन, इसलिए मैं भी ये क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन भी वहां पर एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, एग्जांपल क्वेश्चंस है। अब नेक्स्ट लेंस लॉ। क्या है? लेंस लॉ। ये जो लेंस लॉ है ना भैया, ये आपको डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है? कि अब देखो कितना ईएमएफ जनरेट होगा ये तो फैराडे ने बता दिया, लेकिन किस डायरेक्शन में होगा, कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा नेगेटिव टर्मिनल, ये कौन बताता है? लेंस लॉ। और इसने एक बात बोली भैया, कोई भी लूप जो है वो नहीं चाहता कि उससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, इसीलिए वो करंट इंड्यूस कर रहा है। और करंट को इस तरीके से इंड्यूस कर रहा है कि जो फ्लक्स का चेंज है उसको अपोज कर सके। फ्लक्स को अपोज नहीं करेगा, फ्लक्स से दुश्मनी नहीं है। किससे दुश्मनी है? चेंज इन फ्लक्स से। किससे दुश्मनी है? अगर कोई लूप है और उसमें कांस्टेंट फ्लक्स है, मान लो 200 वेबर का, तो उसको उससे दुश्मनी नहीं है, वो करंट इंड्यूस नहीं करेगा। अब मान लो 200 फ्लक्स से कम होने लगा, 200 वेबर से कम होने लगा, तो क्या चाहेगा? ना हो, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा फ्लक्स। बात समझ में आई? उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में है। अब 200 से बढ़ने लग गया तो चाहेगा कि ना बढ़े, तो उसके अपोजिट में करेगा। समझ में आया? चेंज को, मैग्नेटिक फ्लक्स का जब भी चेंज होता है, उस चेंज को कम करने के लिए करंट इंड्यूस होता है। बात समझ में आई? अब सिंपल सा एग्जांपल देखना, एकदम सिंपल का सा एग्जांपल मानना, दिखाओ। मान लो ये लूप में ऐसे, यहां पर ये लूप है, अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे ऐसे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, दिख ही नहीं रहा इसमें, तो इसी में पेज ऐड कर लेते हैं ना फटाक से। देखो मान लो ये लूप है एक, और यहां पर अंदर के साइड मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर के साइड है बी। और अब मैं बोल रहा हूं कि ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और बढ़ रही है। ये लूप क्या चाहेगा? ना बढ़े, क्योंकि एरिया तो फिक्स्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रही है, मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है। अब ये चाहेगा कि अंदर की तरफ फ्लक्स ना बढ़े, तो उसको अपोज करने के लिए बाहर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए कैसा करंट चाहिए? इस डायरेक्शन में करंट चाहिए। अरे पिछले चैप्टर में पढ़ा था आपने कि अगर एक सर्कुलर कॉइल है, तो अगर उसके करंट की डायरेक्शन में अगर आप फिंगर रखोगे तो थंब क्या देगा आपको? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कहां चाहिए? बाहर। तो करंट कैसा होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर एंटी क्लॉकवाइज करंट जनरेट होगा। बात समझ में आई? तो डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस हुई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो इंड्यूस हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस जो इंड्यूस हुआ, जो करंट इंड्यूस हुआ, वो किस डायरेक्शन में होगा, ये कौन बताता है? लेंस लॉ। और लेंस लॉ क्या बोलता है कि जो चेंज है फ्लक्स का उसको अपोज करता है, इसीलिए ईएमएफ इंड्यूस होता है। इसीलिए ये जो माइनस साइन है, मैं बोला था ना फैराडे में, ये जो माइनस साइन है वो यही बताता है कि भैया जो ईएमएफ है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को क्या कर रहा है? अपोज। क्या कर रहा है? अपोज। बात समझ में आई? पक्का? चलो, तो अभी इस टाइप का क्वेश्चन था, जैसे मान लो एक ये लूप है, इसको अगर आप खींच रहे हो, यहां तक मैग्नेटिक फील्ड है, बस ये जो सफेद सफेद दिख रही है यहां तक, अब इसको अंदर खींचूंगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी, ये पूरा लूप में आते जाएगा, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और बढ़ रहा है, ये चाहेगा ना बढ़े, तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज इसमें करंट प्रोड्यूस होगा। बात समझ में आई? तो इस टाइप के ये क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन ये और मैंने आपको दिया था कि भैया मैग्नेटिक फील्ड इस रेट से चेंज हो रही है और एरिया फिक्स्ड है 20 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर, तो फ्लक्स कितना हो गया? फ्लक्स हो गया 20 इंटू 20, 400 बाई 100, नहीं बाई 100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर में चाहिए ना। ये आ गया क्या आपका? एरिया। एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड 4t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 10, ये फ्लक्स आ गया। अब डी फाई बाई डी टी कर दो, क्या आ जाएगा? ईएमएफ। ईएमएफ को किससे डिवाइड कर दो? रेडियस। लो डिफरेंशिएट कर देंगे तो 2 0 कट गया, 0.04 इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 8t माइनस 3, ईएमएफ आ गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, करंट क्या होता है? ओम्स लॉ से I इज इक्वल टू V बाई R, तो डिवाइड बाई R 0.04 इंटू 8t माइनस 3 अपॉन R कितना है? 5, आ गया करंट। अब बोला है 4 सेकंड में कितना करंट होगा? 4 पुट कर दो। फिर बोला है करंट 0 कब होगा? तो इसको 0 पुट कर दो, t की वैल्यू हो जाएगी। सिंपल, इजी है, इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं। मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ। अब खुद सोचो, देखो यहां पर सोचो, मान लो यहां पर पूरा आपके तरफ ऐसे, आपके तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो उसको धागे मान सकता हूं मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, है ना। अब क्या बोला जा रहा है कि भैया अगर कोई एक वायर है, तो लूप तो है नहीं, तो फ्लक्स का चेंज कैसे देखोगे? समझ रहे हो? अरे खाली एक वायर है इतना बड़ा, मान लो
इसको मैं मैग्नेटिक फील्ड में मूव करूंगा तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होगा। अब बोलोगे सर लूप तो है नहीं, कैसे चेक करें, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? तो आप ये सोचो कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कटेंगी तो करंट इंड्यूस होगा। बात समझ में आई? आप खुद सोचो, ऐसे आपके तरफ है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैं इस वायर को ऐसे मूव करूं तो कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कटी? अरे पूरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे धागा, ऐसा समझो यहां से पूरा ऐसे धागा आपके तरफ जा रखा है पूरा, है ना? अब अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ऐसे लेके जाऊंगा तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कटेंगी? नहीं कटेंगी, नहीं। या फिर मान लो मैंने ऐसे रखा है और इसको ऐसे मूव कर रहा हूं तो भी कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कटेंगी? पूरे धागे ऐसे ऐसे है ना, उनके बीच से चल जाएगी। ये कब कटेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन? जब मैं इसको ऐसे लेके जाऊंगा तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे तो वो कटेंगी। तो परपेंडिकुलर, जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो लेंथ भी और मोशन भी, लेंथ भी और मोशन भी, तब इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो आपने पढ़ा था क्लास 10th में अगर याद होगा तो। और इसका डायरेक्शन कैसे बताते हैं? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, है ना, कि इसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखो और इसको मोशन के डायरेक्शन में रखो तो ये क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो एक बात बताओ, मैंने क्या बोला? मैग्नेटिक फील्ड आपके साइड है तो मैग्नेटिक फील्ड आपके साइड है और मैं इसको कहां लेके जा रहा हूं? ऊपर, तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ कहां होगा? इधर, मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा और ये नेगेटिव टर्मिनल। बात समझ में आई? पक्का? अच्छे समझ में आ गई, है ना? तो जब भी एक वायर को अगर आप मूव करोगे मैग्नेटिक फील्ड में तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो अपन ने डिराइव किया था डायरेक्ट। अभी आपको रिवीजन में मैं आपको वीडियो खाली वो बता देता हूं, क्या फॉर्मूला कितना आता है? BLV। कितना आता है? BLV, ठीक है? B इंटू L इंटू V, V क्रॉस B, L इंटू V क्रॉस B, ऐसे भी लिख सकते हो, L इंटू V क्रॉस B, L इंटू कर दो V क्रॉस B। अब आप बोलोगे सर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल नहीं लगाना, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल नहीं लगाना तो पाम रूल लगा दो, V क्रॉस B। V कहां था? ऊपर, और B कहां था? इधर, तो V क्रॉस B आपको क्या मिल जाएगा? ईएमएफ की डायरेक्शन। बात समझ में आई? V क्रॉस B, क्या याद रखना है? V क्रॉस B। हाँ, लेकिन ईएमएफ हुआ कितना, इसका फॉर्मूला क्या है? BLV। क्या है फॉर्मूला? BLV, BLV, BLV। सिंपल, ये एरिया मान लिया था अपन ने, है ना, और ये एरिया अगर ये आगे जा रहा है तो डिफरेंशिएट कर दिया था तो अपने पास टाइम आ गया था ईएमएफ सिंपल सा B इंटू L इंटू V। अब एक बात बताओ, सब कोई ध्यान से सुनो, कॉन्सेंट्रेट करके, ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आई कहां से आई? इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा हुई ना, हुई कि नहीं? अरे ईएमएफ पैदा हुआ। अब इसमें अगर मैं कोई बल्ब लगा दूंगा तो जलेगा कि नहीं? ईएमएफ है, पूरा सर्किट कनेक्ट करके बल्ब लगा दूंगा तो जलेगा। ये एनर्जी आई कहां से? क्या अपने आप जादुई ताकत आ गई? कहां से? मैग्नेटिक फील्ड। कौन से मैग्नेटिक फील्ड से? मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है वहां पर। आपकी एनर्जी आई, ये रॉड को घुमाने के लिए आपने कुछ वर्क किया, ये अपने आप थोड़ी घूम रही थी, मैंने इसको फोर्स लगा के घुमाया, मैग्नेटिक फील्ड रोकेगा इसको। समझ में आया? अगर एक वायर है, इसको अगर मैं गोल घुमाऊंगा तो इसमें करंट दौड़ेगा, अगर इसमें करंट दौड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो इसको फोर्स लगेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इसको फोर्स लगाएगा। समझ रहे हो? जब तक ये रुका हुआ है तब तक ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना एकदम। ये जब तक रुका हुआ है, कोई करंट नहीं है इसमें, तो कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं है। अब जैसे ही चलाना चालू करूंगा तो करंट आएगा, करंट आएगा तो फोर्स आएगा मैग्नेटिक का, और मैग्नेटिक फोर्स इसको रोकने लगेगा। समझ रहे हो? और मैग्नेटिक फोर्स इसको रोकेगा और आप लेके जा रहे हो फिर भी, तो उस फोर्स के अगेंस्ट आप वर्क कर रहे हो और आपका वर्क डन ही है, जो कन्वर्ट हो रहा है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कहीं से पैदा नहीं हुई एनर्जी। समझ में आया? आपका वर्क डन है। आप जो ताकत लगा रहे हो इसको ऊपर ले जाने में, वो एनर्जी स्टोर हो जा रही है इसके अंदर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना, जाता पोटेंशियल डिफरेंस, ताकि फिर आप उसको यूज कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ करंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आपकी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। प्रूफ कर देते हैं कितना, कितनी एनर्जी, कितना पावर जनरेट हो रहा है। तो जितना आप पावर दे रहे होगे उतना पावर जनरेट हो रहा होगा, तो उसको फटाक से प्रूफ कर देते हैं अपन, है ना। देखो बात समझ में आ गई? जब तक ये रुका हुआ है तब तक इसको कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, ना मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रही है ना मैं। जब मैं इसको खींचना चालू कर दूंगा तो करंट आएगा, करंट आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा, तो मैं वर्क करूंगा किसके अगेंस्ट? मैग्नेटिक फोर्स के, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स के। बात समझ में आई? और वो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो मेरा वर्क डन स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जिसको अपन पोटेंशियल बोलते हैं, और वो पोटेंशियल कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
एनर्जी कंजर्वेशन। तो वही बताया, देखो जैसे अगर ये रॉड है ना, अब ये रॉड को अगर मैं खींचूंगा तो इसको अगर मेरे को कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके जाना है तो मेरे को एक फोर्स लगा के रखना पड़ेगा, एफ एक्सटर्नल, और मेरे को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना मैग्नेटिक फील्ड है। याद करो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जितना धरती माता फोर्स लगा रही थी उतना ही फोर्स लगाना पड़ रहा था ऊपर ले जाने में, तभी तो पोटेंशियल एनर्जी आई थी mgh, याद आ रहा है। तो अपना जो वर्क डन था ग्रेविटी के अगेंस्ट वो स्टोर हो जा रहा था इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वैसे ही यहां पर जो ये आपका एफ एक्सटर्नल है किसके अगेंस्ट, मैग्नेटिक के, तो वो स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। चलो, तो अब अपन यहां पर क्या बोल रहे हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके जाना है तो एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, जितना मैग्नेटिक फोर्स है। अब मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, फोर्स कितना होता था, BIL, याद आ रहा है, पिछला चैप्टर में पढ़े थे। अगर एक वायर जिसमें करंट आई जा रहा है इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो इसको फोर्स लगता है BIL, बिल, याद आ रहा है। चलो, और करंट कितना लगेगा, करंट लगेगा, आई कितना हो जाएगा, EMF बाई R, अरे पोटेंशियल बाई रेजिस्टेंस, है ना। और पोटेंशियल कितना जनरेट होगा, अभी अपन ने पढ़ा, BLV, कितना, BLV। तो यहां पर E की जगह लिख दूंगा B इंटू B इंटू L इंटू V इंटू L बाई R, तो B स्क्वायर L स्क्वायर V बाई R, B स्क्वायर L स्क्वायर V बाई R। इतना फोर्स हो गया मैग्नेटिक का, तो एक्सटर्नल का भी फोर्स हो गया B स्क्वायर L स्क्वायर V बाई R। समझ में आ रहा है क्या? कोई प्रॉब्लम होगी तो एक बार और इस वीडियो को देख लेना, इंटू 2 में मत देखना, ऑलरेडी मैं बहुत तेज बोल रहा हूं, कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा, है ना। तो कितने में देखना है, नॉर्मल स्पीड में आप इसको देखना, ठीक है। और मैं फिर से बता दे रहा हूं, ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो पहली बार खाली दिमाग लेके आ गए हैं, है ना। ये वीडियो उनके लिए है जिनके दिमाग में, मस्तिष्क में कुछ ना कुछ पहले से है, थोड़ा बहुत पढ़े हैं स्कूल में या कहीं पर भी, तो उनके लिए है रिवीजन करने के लिए लेक्चर्स, है ना। अगेन मैं बता दूं, ये जो लेक्चर्स मैं लेके जा रहा हूं इसमें से आपके कुछ टॉपिक्स मिसिंग हो सकते हैं IIT JEE नीट के लिए, क्योंकि मेरा इसमें आपका जो टारगेट है वो IIT JEE नीट नहीं है बिल्कुल भी। इसमें मेरा टारगेट है आपका CG बोर्ड और CBSE बोर्ड का जो कंटेंट है क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, वो टारगेट है, वो कवर करना और वो समझाना पूरा, है ना, न्यूमेरिकल, ताकि आप कर पाओ। चलो, और न्यूमेरिकल अपन करेंगे, है ना। ये वीडियो के बाद अपन न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 या 20 क्वेश्चंस, वो भी अपन सॉल्व करेंगे, या प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चंस भी अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखो, अब पावर कितना होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो फोर्स आ गया इंटू वेलोसिटी कर दिए, तो ये क्या आ गई, पावर, ठीक है। तो एक्सटर्नल की पावर, अगर आपको इसको खींचना है तो कितनी पावर आपको देनी पड़ेगी, B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाई R, और यही आपकी पावर कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बात समझ में आई? अब सेम ऐसा ही होता है, इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट होते हैं, अब उसमें क्या होता है, हाइड्रो पानी जमा किया जाता है डैम में, अब वो पोटेंशियल एनर्जी तेजी से गिरता है तो टरबाइन घूमती है, तो वही एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी थी पानी की, वो पहले मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, अब वो मैकेनिकल एनर्जी के कारण फ्लक्स चेंज हुआ तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई। तो एनर्जी पैदा नहीं हो रही अपने आप कहीं से, कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। समझ में आया? जैसे यहां पर अपना जो फोर्स था वो कन्वर्ट हो रहा था इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वैसे हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है, पानी की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। थर्मल पावर प्लांट में कोयला जलाया जाता है, उससे पानी को उबाला जाता है, फिर उस स्टीम से टरबाइन घुमाई जाती है ना। तो वो आपकी थर्मल एनर्जी, थर्मल पावर प्लांट, क्योंकि थर्मल मतलब हीट वाली एनर्जी आप यूज कर रहे हो। न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर रिएक्शंस के टाइम भाई बहुत भयानक एनर्जी निकलती है, E = mc स्क्वायर के हिसाब से, है ना। उस एनर्जी को यूज करके आप वही पानी को उबाल रहे हो, पानी को स्टीम से फिर टरबाइन घुमा रहे हो और करंट इंड्यूस हो रहा है। तो ये जनरेटर, अब जनरेटर कैसे काम करता है ये भी अपन पढ़ेंगे, इसी टॉपिक के ऊपर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। जब टरबाइन गोल घूमता है तो फ्लक्स चेंज होता है, एरिया चेंज होता है, तो आपका करंट इंड्यूस होता है। तो ये भी अपन को पढ़ना है। अभी आगे बढ़ते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आपको मालूम है भैया कोई भी वायर है उसमें से अगर करंट जा रहा है तो हीट प्रोड्यूस होगी, तो अपन जो पावर दे रहे हैं वही पावर कन्वर्ट होगी इसमें, है ना। तो अब पावर कितनी जनरेट, अच्छा अभी तो आपने ये देख लिया यहां पर कि ये जो पावर है ये आप दे रहे हो वाली पावर है, B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाई R। अब अपन ये देखेंगे कि जो यहां पर करंट इंड्यूस हुआ क्या उसमें भी वही पावर है कि नहीं, तभी तो कंजर्व होगा, एनर्जी कंजर्व होगी। अपन ने कितना वर्क डन किया, इतना वर्क डन किया, B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाई R। अब देखते हैं जो करंट इंड्यूस हुआ वो कितना पावर दे रहा है ना। अब करंट कितना इंड्यूस हुआ, I स्क्वायर R, करंट कितना इंड्यूस हुआ, BLV बाई R, इसका स्क्वायर इंटू R, देखो सेम वैल्यू आ रही है, मतलब अपन ने जो वर्क किया वो भी इतना और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है वो भी इतना, मतलब आपकी एनर्जी की पूरी कन्वर्ट हो रही है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। चलो लास्ट टॉपिक, पूरे चैप्टर का लास्ट
टॉपिक। ये पूरे चैप्टर में इतना ही तो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। अब इसके आगे है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस जैसे अपन ने कैपेसिटेंस पढ़ा था वैसे इंडक्टेंस। इंडक्टेंस में पढ़ेंगे कि भैया इंडक्टेंस जो है वो चार्ज कैसे होता है, उसमें किस फॉर्म में एनर्जी होती है, कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है, एनर्जी डेंसिटी क्या है, कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे सीरीज पैरेलल का। ये सारी बातें अपन करेंगे पूरी की पूरी इंडक्टेंस में। ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, इसमें मेन 2 या 3 फॉर्मूले ही है ना। ठीक है, एक और आपको मैं भी यहां पर बता दूंगा एक और चीज डिराइव करके कि किस तरीके से आप डिराइव कर सकते हो, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो बहुत सारी जगह उसको, है ना। मोशनल ईएमएफ वाले क्वेश्चन को, बीएलवी जो था। चलो तो एक चीज और, एडी करंट। अब एक बात बताओ, अभी अपन ने देखा कि एक वायर था, एक निश्चित रास्ता था ना करंट का जाने का। मान लो अगर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, एक लूप था, एक वायर रख दिया अपने ऐसा, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो करंट यहीं से जाएगा, क्योंकि खाली वहीं पर आपने रास्ता रखा है, वहीं पर फ्री इलेक्ट्रॉन है गोल घूमने के लिए। अब एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं पूरी ऐसे मेटल की प्लेट रख दूं और यहां हर जगह मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करूं, हर जगह, तो भैया यहां तो पूरे इलेक्ट्रॉन फ्री हैं कहीं पर भी गोल घूमने के लिए। तो यहां पर क्या होगा, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो ऐसे गोल 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 करंट इंड्यूस हो जाएगा पूरे में। आखिर ये वाले केस में क्या था, ये वाले केस में एक ही पाथ था चार्ज को फ्लो करने के लिए, फ्री इलेक्ट्रॉन जहां पर था, तो आपने मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो पूरा करंट यहीं से फ्लो किया। बट अगर एक प्लेट है, पूरी मेटल की प्लेट है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो कहीं पर भी गोल घूम सकते हैं ना। अब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो सबको फोर्स लगेगा, सारे इलेक्ट्रॉन गोल घूमना चालू हो जाएंगे वहां अंदर चार्ज। समझ में आया? तो पूरा से गोल 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 करंट इंड्यूस हो जाएगा। इसी को अपन बोलते हैं एडी करंट। क्या बोलते हैं? एडी करंट। अब ये अपने बहुत काम का भी है और नुकसानदायक भी। जैसे अपन बोलते हैं वायर में से जो हीट है वो नुकसानदायक भी है और फायदेमंद भी। अब जैसे आप कंप्यूटर चला रहे हो, हीट एनर्जी लॉस हो रही है ना, कितना एनर्जी हीट में लॉस हो रहा है इसमें सोचो, गर्म हो जाता है, खराब होने का डर है। बट वहीं पर जरूरत भी है, प्रेस, वही हीटिंग को तो यूज कर रहे हो आप ठंड में भैया नहाने के लिए आपको गरम गरम पानी चाहिए, गीजर यूज कर रहे हो ना। तो जैसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के फायदे भी हैं और नुकसान भी, आप हटा नहीं सकते, ये इनएविटेबल है। वो थैनोस बोला था ना, आई एम इनएविटेबल, मैं एक ऐसी अनहोनी हूं जिसे टाला नहीं जा सकता। वैसे ही अगर एक वायर में करंट जा रहा है तो हीट प्रोड्यूस होगा, इसे टाला नहीं जा सकता। वैसे ही अगर एक मेटल प्लेट के अबाउट मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, या मान लो कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है, वहां से प्लेट को गोल घुमाओगे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तो उसमें करंट इंड्यूस होगा। अब चाहे वो आपके काम का हो चाहे, अब काम का कहां है, तो अपन ने देखा था एप्लीकेशंस। अभी देख लेते हैं, मैं आपको बता देता हूं एप्लीकेशंस। इंडक्शन में, आपके घरों में इंडक्शन होगा, है ना, तो आपने देखा होगा उसके ऊपर आप कोई भी मेटल का प्लेट या कोई भी जिसमें कंडक्टिंग बर्तन रखो तो उसमें गर्म होने लग जाता है नीचे। तो उसमें क्या होता है, नीचे कुछ नहीं है, नीचे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है बहुत तेजी से। अल्टरनेटिंग करंट देते हो आप उसमें तो तेजी से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो आपके ऊपर का जो बर्तन होता है उसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाता है। अब करंट इंड्यूस हो गया और रेजिस्टेंस उसका खुद का है ही, तो उसके कारण वहां पर जो पूरा करंट जो इंड्यूस हुआ वो एनर्जी कहां चली गई, हीटिंग इफेक्ट में। तो नीचे का बर्तन हो जाता है गर्म और तुरंत आपका कोई भी चीज गर्म हो जाता है। मैग्नेटिक ब्रेक्स में काम आता है, बहुत बहुत ज्यादा चीजों में आजकल इसको यूज भी किया जा रहा है मैग्नेटिक ब्रेक्स के लिए, है ना, कि भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा तो एक रिवर्स फोर्स लगेगा। जैसे ये वायर था, इसको जब मैं आगे खींचा था तो इसमें रिवर्स फोर्स लग रहा था, उस फोर्स को यूज किया जाता है ब्रेकिंग सिस्टम में। ट्रेन, आपको मालूम है ट्रेन का कितना ज्यादा एनर्जी वेस्ट होता है फ्रिक्शन के कारण। तो अगर ट्रेन को हवा में उठा दें, सोचो लेविएट कर दें, तो कितना बच जाएगा ना। तो वो ट्रेन को लेविएट करने के लिए यूज किया जाता है एडी करंट्स का, ठीक है, उसमें। और इलेक्ट्रिक पावर मीटर, आपके घरों के अंदर जो पावर मीटर रहता है उसमें भी यूज किया जाता है एडी करंट का। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। ये पूरे के बारे में डिटेल में आपको एनसीईआरटी में दिया है, इसके लिए आपको एक बार एनसीईआरटी आपको एक बार रीड करनी पड़ेगी, है ना, ताकि आप एग्जाम में इसको बढ़ा चौड़ा के लंबा चौड़ा करके लिख सको, ठीक है। आईआईटी नीट के रिस्पेक्ट में तो एप्लीकेशंस क्या ही काम के हैं, आपके न्यूमेरिकल ही ज्यादा से ज्यादा काम के हैं। चलो एक चीज और, अब एडी करंट तो यहां तो काम का था बट कई जगह काम का नहीं है। जहां अपन को मैग्नेटिक फील्ड को आगे पहुंचाना है, अपन तो नहीं चाहते ना कि उसमें बीच में लॉस हो, तो वहां पर कम करना है, तो उसमें क्या, जैसे ट्रांसफार्मर, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर में होता क्या है, यहां पर एक करंट आया, इस मैग्नेटिक फील्ड को अपन को यहां पर ट्रांसफर करना है पूरा, ताकि यहां पर करंट फिर से इंड्यूस हो सके। बाकी ट्रांसफार्मर का काम क्या है ये इस चैप्टर में नहीं, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहां से यहां पूरी मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसफर करनी है। सोचो अगर ये बहुत मोटा सा लूप, मोटा सा एक ही मेटल होता तो उसके अंदर पूरा करंट इंड्यूस होने लग जाता। ऊपर में ऐसे लूप है ना, ऐसे लूप है, अगर वहां पर पूरा मोटा सा अगर बीच में रॉड होता तो पूरा ऐसे करंट इंड्यूस हो जाता, आधे से ज्यादा एनर्जी वहीं गर्म हो जाता, उबल जाता पूरा। तो इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, इसको रोकने के लिए मोटा सा कोर के जगह पतले पतले शीट्स डालते हैं,
मान लो इस शेप के शीट्स, ऐसे शेप है ना, इस शेप के पतले पतले शीट्स, समझ रहे हो, ये ऐसे शेप का ऐसे शीट है पतली सी, फिर उसके ऊपर प्लास्टिक, फिर पतली सी, फिर प्लास्टिक, फिर पतली सी, फिर प्लास्टिक, फिर पतली सी, फिर प्लास्टिक, और मिला करके इतना मोटा बनाया जाता है। अब बताओ, अब पतला पतला है तो करंट कितना इंड्यूस होगा उसमें, समझ रहे हो ही नहीं पाएगा। तो अपन क्या करते हैं, बड़ा मेटल को यूज करने से अच्छा अपन पतली पतली शीट्स का यूज करते हैं, लैमिनेटेड शीट्स का। किसका यूज करते हैं, लैमिनेटेड शीट्स का, ताकि आपस में एडी करंट जनरेट ना हो और एनर्जी लॉस कम से कम हो। बात समझ में आई। तो ये ट्रांसफार्मर में किया जाता है। ये टॉपिक, ये जो एडी करंट का टॉपिक है, ये थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो मैं बोलूंगा कि अगर आप बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इसको एक बार एनसीईआरटी से रीड जरूर कर लें, या जो भी रेफरेंस बुक आपके पास है उससे एक बार रीड कर लें एप्लीकेशंस और इसको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है। अब एक चीज और मैं आपको लास्ट में यहां पर बताना चाहूंगा, है ना, क्या बताना चाहूंगा, मान लो रोटेशनल ईएमएफ बोल रहा हूं मैं, रोटेशनल ईएमएफ, एक रॉड है एल लेंथ की, इसको इस पॉइंट के अबाउट ऐसे ओमेगा से घुमाया, और यहां पर पूरे में मैग्नेटिक फील्ड है अंदर ऐसे बी, कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, बी, पूरी मैग्नेटिक फील्ड बी है, इस एल लेंथ की रॉड है, इसको ओमेगा से घुमाया, तो बताओ इसमें टोटल कितना ईएमएफ जनरेट होगा, कितना जनरेट होगा। तो आप बोलोगे सर इसका तो हर पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग रहेगी, बी इंटू एल इंटू वी नहीं कर सकते, कर सकते हो क्या, अरे v इज इक्वल टू ओमेगा आर, पता है कि नहीं, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, जितना दूर, अब मान लो अगर इस एक लाइन को इसके अबाउट ऐसे गोल घुमा रहे हो तो यहां की वेलोसिटी कम रहेगी और यहां की वेलोसिटी ज्यादा, क्योंकि जितना देर में इसने यहां से यहां गया उतना देर में यहां से यहां, तो इसकी इस पॉइंट की वेलोसिटी ज्यादा, इस पॉइंट की वेलोसिटी कम। तो अपन बोला ठीक है भैया तोड़ देते हैं, x दूरी में छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं dx, ले सकते हैं। अब इस dx लेंथ को अगर आप देखोगे तो इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, v इज इक्वल टू ओमेगा आर होगी, ओमेगा इंटू आर, आर क्या है यहां पर x, तो ओमेगा इंटू एक्स, और यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना है b, तो ये छोटे से में जो छोटा सा ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कितना होगा, b l v होगा। बट अपन को छोटे से टुकड़े का नहीं चाहिए, पूरे रॉड का चाहिए, तो इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां, x कहां से कहां चेंज हो रहा है, 0 से l, ठीक है। तो टोटल ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो कितना हो जाएगा, b और ओमेगा, कांस्टेंट को भाव देने का नहीं, बाहर, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, तो फिर वैल्यू पुट करोगे 0 से l, तो b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2। अगर एक रॉड को गोल घुमाया जाए मैग्नेटिक फील्ड में तो उसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है, b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2। बात समझ में आई। अब इस इंटीग्रेशन को मैं एक इसलिए करके बताया क्योंकि इस इंटीग्रेशन को यूज करके आप बहुत सारे निकाल सकते हो, जैसा आपको कंडीशन दिया रहा है उसके हिसाब से निकाल सकते हो। बस इतना ही। मैं आपको फिर से बता देता हूं, आपके एनसीईआरटी में जो ये चैप्टर है, आपके सीजी बोर्ड में जो चैप्टर है, ये 2 पार्ट में, इंडक्शन भी है इसमें इसी चैप्टर के अंदर, लेकिन मैं उसको आपको अलग से वीडियो चैनल पे मिल जाएगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।